उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू होने जा रहा है। 19 अप्रैल को राज्य की 5 लोकसभा सीटों में पहले चरण में होने वाले मतदान के लिए अब 10 दिन से कम का समय शेष रह गया है। ऐसे में चुनाव की घड़ी नजदीक आते ही राज्य में प्रचार प्रसार का दौर तेज हो गया है। उत्तराखंड भाजपा के चुनावी प्रचार अभियान को तेज करने के लिए पीएम मोदी 11 अप्रैल को ऋषिकेश पहुंचकर विशाल जनसभा को संबोधित कर भाजपा के पक्ष में माहौल बनाएंगे। भाजपा ने पीएम मोदी की जनसभा में 1 लाख से अधिक भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा है। पीएम मोदी के बाद केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ जैसे तमाम दिग्गज भी उत्तराखंड आकर भाजपा के पक्ष में माहौल बनाते नजर आएंगे। भाजपा को पूरी उम्मीद है कि भाजपा 400 से अधिक सीटें जीतकर नया कीर्तिमान स्थापित करेगी, जबकि कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों का विश्वास है कि मोदी मैजिक 2024 के चुनाव में नहीं चलने वाला है। मौजूदा परिस्थिति 2014 और 2019 वाली नहीं है। ऐसे में भाजपा का 400 पार का नारा सिर्फ एक जुमला है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में इस बार 83,37,000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। भाजपा समेत तमाम दल मतदाताओं को लुभाने की कोशिश में लगे हुए हैं। सवाल यह है कि क्या 2024 के इलेक्शन में मोदी मैजिक काम करेगा? क्या राज्य का साइलेंट वोटर इस बार कुछ गड़क बिगाड़ सकता है? इसे आज हम कह रहे हैं कि प्रत्याशियों में जोश, मतदाता खामोश। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको दिल्ली से बड़ी खबर बता देते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केजरीवाल को लगा बड़ा झटका। केजरीवाल को कोर्ट से लगा है बड़ा झटका। अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली राहत। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका को खारिज किया है कोर्ट ने। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को लगा बड़ा झटका। केजरीवाल को कोर्ट से बड़ा झटका। केजरीवाल को नहीं मिली राहत। याचिकाकर्ता केजरीवाल की याचिका को खारिज किया गया है। केजरीवाल को कोर्ट से बड़ा झटका। केजरीवाल को कोर्ट से बड़ा झटका। बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं, याचिकाकर्ता ने गिरफ्तारी को गलत बताया था। केजरीवाल की याचिका को फिलहाल खारिज कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली से खबर, केजरीवाल को कोर्ट से बड़ा झटका। अभी जेल में ही रहेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रवेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवेश, क्या कुछ जानकारी है? केजरीवाल को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है और दिल्ली अभी फिलहाल जेल में ही रहेंगे केजरीवाल। बिल्कुल, देखिए, हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर सख्त टिप्पणी करते हुए अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट का सीधे तौर पर ये कहना है कि जो गिरफ्तारी है या ये कहे जो जांच है वो सही है, उसमें किसी प्रकार का जो हस्तक्षेप है वो कोर्ट नहीं करेगा। और कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जो याचिका खारिज हुई है अरविंद केजरीवाल के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। बिल्कुल, अगर हम बात करें, देखिए लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल जेल में हैं कहीं ना कहीं और पार्टी के संरक्षक भी हैं, तो
तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं, साथ ही साथ इंडिया गठबंधन के साथ भी हैं, सीटों का बंटवारा भी है, और ऐसे में अरविंद केजरीवाल का जेल में होना कहीं ना कहीं दिल्ली की राजनीति को इफेक्ट कर रहा है और देश की राजनीति को भी इफेक्ट कर रहा है। देखिए, मैं आपको सीधे तौर पर बता दूं, आम आदमी पार्टी के संयोजक के साथ साथ वो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं और चुनाव जो है बिल्कुल बेहद करीब है। दिल्ली में हो चाहे पूरे देश में लोकसभा का चुनाव हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब उनकी जमानत याचिका की सुनवाई हो रही थी, उसमें कोर्ट का जो रुख था साफ तौर पर सख्त था। इसको लेकर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से बहुत जल्दी ही जो है प्रक्रिया आने वाली है। सबसे बड़ी बात यह, संजय सिंह की जमानत के बाद से आम आदमी पार्टी में इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि जल्द ही अरविंद केजरीवाल को भी कोर्ट से राहत मिलती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो इस वक्त संजय सिंह भी कहीं ना कहीं काफी मुखर है। प्रवेश अप्रूवर की जो सत्यता को लेकर, जो उनके बयानों को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, उसको लेकर भी कोर्ट ने टिप्पणी की। उसमें क्या कोर्ट ने कहा कि एक आदमी को अगर अप्रूवर बनाना या नहीं बनाना वो कोर्ट का कार्य है, ईडी का कार्य नहीं। गिरफ्तारी को लेकर भी कमेंट किया है। गिरफ्तारी जो है वो बराबर थी, गिरफ्तारी में कोई गलती नहीं हुई, ये भी कोर्ट ने कहा। सर, कोर्ट ने ये भी कहा कि कोर्ट जाने की बात करते हैं, जो कि वहाँ पर कोर्ट जाने की बात करते हैं। उनसे पूछे सुप्रीम कोर्ट। Sir, the court has made very important, order where the court is saying that don't make it a political issue, don't politicize this. It's not a difference whether he's a CM or nominated individual, but the approval thing which is also being raised in lower court also has been touched upon by the court. Where the court has said, I've already said about the approval. sir, what has been The court has said that as far as the approval is concerned, how much weight is to be given, what weight is not to be given is a function of the trial court. This is not a trial, that is the mini trial is not being conducted. And an approver is approved by the court, not by the ED. The court makes an approval and grants him pardon, the ED doesn't grant pardon. Okay, done. Sir, have the statement of Hawala operators played a very crucial role in this? गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका फिलहाल खारिज हो गई है और फिलहाल जेल में ही रहेंगे दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल। प्रवेश हमारे साथ जुड़े हुए थे। प्रवेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि केजरीवाल को हाईकोर्ट से लगा है बड़ा झटका। उन्होंने कहा है कि जो गिरफ्तारी को लेकर चुनौती दी गई थी उस पर कोर्ट ने कहा है कि ये सही है और इस पर वो कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अभी जेल में ही रहेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। और देवभूमि के चुनावी दंगल में हम बात कर रहे हैं। जल्द ही चुनाव चूंकि नजदीक आ चुके हैं, प्रचार प्रसार तेज हो गया है, सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं और हम इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले रिपोर्ट देखें। उत्तराखंड की 5 सीटों में होने वाले चुनाव के लिए अब समय बेहद कम है। चुनाव की घड़ी नजदीक आते ही राज्य का सियासी पारा दिन प्रतिदिन चढ़ता जा रहा है। भाजपा कांग्रेस ने चुनावी प्रचार अभियान को तेज कर दिया है। इसी कड़ी में पीएम मोदी रुद्रपुर के बाद अब ऋषिकेश में विशाल जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। ऋषिकेश रैली के जरिए भाजपा उत्तराखंड की 3 लोकसभा सीटों के तहत आने वाली 23 विधानसभा क्षेत्रों को साधेंगे। भाजपा ने प्रधानमंत्री की रैली के लिए विशेष रणनीति तैयार की। ऋषिकेश के ITPL मैदान में 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री की रैली होनी। इसके बाद भाजपा के तमाम स्टार प्रचारक उत्तराखंड पहुंचकर भाजपा के पक्ष में माहौल बनाते हुए नजर आएंगे। वहीं राज्य के इस बार 83,37,000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं। सरकार अपने हिसाब से कुछ कर रही है और कुछ हमारा भी दायित्व बनता है। हमारा दायित्व भी बनता है कि हम भी कुछ अपनी तरफ से करें। तो महंगाई है तो है, खैर बहुत महंगाई है, लेकिन अगर हम केवल इस महंगाई में सरकार का ही मुंह ताकेंगे कि सरकार सब चीज़ सस्ता करके देगी तो गलत है। हमें अपनी व्यवस्थाएं भी करनी है, थोड़ा बहुत हम भी कुछ कर सकते हैं। मैं एक गृहिणी हूँ। भाई जी, हम तो इसी मुद्दे पे करेंगे। पहले ये जो यहाँ का है शिक्षा का है सबसे मेन, जिस पे बहुत पीछे चल रही सरकार। यहाँ हर चीज़, यहाँ भ्रष्टाचार इतना है। हम तो अभी सांसद के लिए बॉबी चुनार को ही चुनेंगे। अपनी जो वोट है, अपने फैमिली की वोट है। युवा हैं तो युवा के लिए ही वोट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने सपोर्ट भी करा है बच्चों को। अभी पीछे जब इतना भ्रष्टाचार चल रहा था इलेक्शन, वो उसके लिए
मैंने अभी ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया है और मैं प्रिपरेशन के फेज़ पे हूँ। तो एक स्टूडेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है कि क्या एम्प्लॉयमेंट उसकी स्टेट गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड कर पा रही है। हम कुछ कीमत तक कह सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट लगी हुई है, लेकिन भर्तियाँ बहुत देर में आ रही है। अभी आचार संहिता लग गई है तो एक मौका मिल गया है कि वो भर्तियाँ ना ला पाएँ। दूसरी मैं कहना चाहूँगा कि मैं केदारनाथ विधानसभा से हूँ और जो पौड़ी लोकसभा क्षेत्र में आता है, लेकिन हमने अभी देखा कि आरुषि भंडारी जो केस है उस पर पुलिस प्रशासन हमारा कुछ कर नहीं पाया। मैं समझता हूँ हमारा पुलिस प्रशासन बहुत काबिल है, लेकिन किसी न किसी राजनीतिक कारणों की वजह से वो कर नहीं पा रहे। आपको बता दें कि राज्य की 5 लोकसभा सीटों में 19 अप्रैल को मतदान होना है। इसके लिए भाजपा कांग्रेस की पूरी ताकत लगाए हुए है। भाजपा 400 पार के नारे के साथ चुनावी जीत का दावा कर रही है। वहीं कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने भाजपा के इस दावे की हवा निकालने के लिए एकजुटता के साथ चुनाव लड़ने का फैसला लिया। इसके साथ ही विपक्षी दलों का दावा है कि 10 साल की मोदी सरकार के विफल कार्यकाल को देखकर जनता बदलाव का मन बना चुकी है। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के प्रचार अभियान को तेज करने के लिए प्रियंका गांधी 13 अप्रैल को उत्तराखंड पहुंचेंगी। प्रियंका गांधी हरिद्वार और पौड़ी जिले में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगी। कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि प्रियंका गांधी का चुनाव प्रचार कार्यक्रम फाइनल हो गया है। हमारे स्टार प्रचारक चल रहे हैं, अभी भी हमारे प्रदेश में लोग आ रहे हैं और 13 तारीख को प्रियंका जी का कार्यक्रम है हरिद्वार और गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में, और उसके बाद राहुल गांधी जी भी यहाँ पहुँचेंगे। खड़गे जी का कार्यक्रम लग रहा है अल्मोड़े में। तो सारे स्टार प्रचारक हमारे यहाँ जिनकी डिमांड होती जा रही आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की जनसभा में भी मुझे लगता है कि यहाँ की जनता उनको बहुत प्यार करती है, उनको सुनना चाहती है, उनको देखना चाहती है। तो IDPL के मैदान में मैं समझता हूँ कि 1 लाख से अधिक लोग वहाँ उपस्थित रहेंगे। बहुत बड़ा हुजूम उस दिन जुटने की संभावना है। इंडिया गठबंधन के पक्ष में लोगों का झुकाव है। इलेक्ट्रल बॉन्ड ने पूरी पोल खोल दी 10 साल की। किस प्रकार से ED, CBI और इनकम टैक्स की एजेंसीज का दुरुपयोग करके पैसा वसूली की गई। एक्सटॉर्शन कहते हैं इसको। ED का मतलब एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट। भारतीय जनता पार्टी का वो एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट हो गया। अब आप ED भेज रहे हैं, छापा मरवा रहे हैं, उसके बाद इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे जा रहे हैं। जिसका 10 करोड़ रुपए का मुनाफा है वो 100 करोड़ रुपए चंदा कहाँ से दे रहा है साहब? कहाँ से दे रहा है चंदा? तो ये चंदे की जो उगाही का धंधा है, ये धंधा पूरा देश में बेनकाब हो गया और निश्चित तौर पे इस समय देश में लोगों का झुकाव विपक्ष की तरफ है। इंडिया गठबंधन निश्चित तौर पे चुनाव जीतेगा। कुल मिलाकर उत्तराखंड में चुनाव का काउंटडाउन शुरू होने जा रहा है। चुनाव की घड़ी नजदीक आते ही राज्य में चुनावी माहौल गर्माता जा रहा है। मौजूदा परिस्थिति में भाजपा भले खुद को सभी दलों से काफी आगे बताते हुए जीत का दावा कर रही हो, लेकिन चुनाव की घड़ी नजदीक आते आते तमाम प्रत्याशियों के दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही है। सवाल ये है कि क्या उत्तराखंड में इंडिया गठबंधन भाजपा की जीत के रथ को रोक पाएगा? क्या भाजपा की तैयारी विपक्षी गठबंधन को भारी पड़ेगी? क्या साइलेंट वोटर इस बार कुछ गड़न बिगाड़ सकता है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जी हाँ, तो सवाल ये है कि क्या राज्य का साइलेंट वोटर इस बार कुछ गड़त बिगाड़ सकता है? अब की बार 400 पार का नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया और बीजेपी के कार्यकर्ता इसी राह पर चल दिए हैं। ऐसे में विपक्षी दल भी अपने महागठबंधन के साथ जीत को तय करने के लिए लगातार जनता के बीच में नजर आ रहा है। जो चुनावी मुद्दे हैं उन पर चर्चा की जा रही है। देवभूमि के चुनावी दंगल में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर विपक्षी दलों की क्या कुछ तैयारी है और सत्ता पक्ष कितना भारी है। और मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। कमलेश रमन जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मंजू त्रिपाठी जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। PC थपलियाल जी वरिष्ठ नेता यूकेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और गिरधर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत कमलेश रमन जी आपसे करते हैं। अब की बार 400 पार, तो ये सवाल है कि नया कीर्तिमान क्या स्थापित कर पाएगी बीजेपी? और उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो कितनी तैयारियां खास हैं उत्तराखंड के लिए? क्योंकि उत्तराखंड के जो मुद्दे हैं, उत्तराखंड की जो दिशा और दशा है वो आम राज्यों से जो अलग राज्य हैं उनसे काफी अलग है। तो ऐसे में किस तरीके से बीजेपी यहां पर फतेह हासिल करेगी? लोकसभा की 5 सीटें हैं। बिल्कुल, देखिए इस समय प्रदेश की जनता ही नहीं बल्कि देश की जनता चाहती है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार एक बार फिर प्रधानमंत्री की शपथ लें। और इसी के साथ प्रदेश की जो हमारे उत्तराखंड की प्रबुद्ध जनता है वो वाकई 19 तारीख को जब 19 अप्रैल को वोटिंग होगी
तो वो ये सोचकर वोट करेगी कि देश को आगे बढ़ाना है, प्रदेश को आगे बढ़ाना है और क्षेत्र का जो विकास है उसको आगे बढ़ाना है। क्योंकि तमाम ऐसी योजनाएं जो प्रदेश हित में और देश हित में माननीय प्रधानमंत्री जी ने चलाई है, उसका मुझे लगता है कि तमाम वर्गों को फायदा हुआ है। उसमें चाहे हमारी महिलाएं हो, उज्ज्वला से लेकर के राशन तक तमाम उनको फायदा हुआ है। उसमें हमारे जो बुजुर्ग हो जिनको फायदा हुआ है, तमाम इस प्रदेश के जो हमारे गणमान्य प्रबुद्ध जनता है उन सबको फायदा हुआ है। तो 19 तारीख को जब वोटिंग करेगी प्रदेश की जनता, तो वो ये देखेगी कि वो इस प्रदेश का जो वोट है वो उस व्यक्ति को देने जा रही है। कमलेश जी, अभी हमने जनता के रिएक्शन सुने और कुछ लोगों ने ये कहा है कि महंगाई चरम सीमा पर है, कुछ लोगों ने कहा है कि बेरोजगारी चरम सीमा पर है। तो आपको लगता नहीं है कि ये मुद्दे जो हैं वो हावी होंगे चुनाव के टाइम पर? देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये भी कहा कि हमें फर्क नहीं पड़ता, कुछ काम हमें खुद करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको फर्क पड़ता है और वो उस माइंडसेट से जाएंगे। देखिए, देश में हर चीज के लिए काम करने के लिए बिल्कुल संकल्पबद्ध है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार। और जो काम हमारे अभी बाकी रह गए उनको करने के लिए भी संकल्पबद्ध है देश की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी। लेकिन अगर भी आपने कहा कि बेरोजगारी जो चरम सीमा पर है, तो मुझे लगता है कि ये युवाओं को इस वक्त आत्मनिर्भर बनाने के लिए, क्योंकि काम मांगने से बेहतर है कि काम देने वाला होना चाहिए, उसी के लिए आत्मनिर्भर बनाया प्रधानमंत्री जी ने। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको तमाम योजनाओं से जोड़ने का काम किया इस देश के अंदर। जो हमारी ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारी बहनें हैं, समूह के माध्यम से आज वो अपने छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगा करके काम करिए। हमारे जो युवा साथी हैं अपना स्वयं का बिजनेस करके लोगों को रोजगार देने का काम करें। तो खाली एक सरकारी नौकरी पे ही बैठना बहुत बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि देश की पॉपुलेशन उस वक्त क्या थी जब हमारा देश आजाद हुआ था और आज की पॉपुलेशन हमारी क्या है, इस पर सारी चीजें निर्भर करती हैं। और देश के अंदर जो आज का वोटर है, जो वोट करेगा 19 तारीख को, तो वो ये सोच कर करेगा कि देश को आगे बढ़ाना है, अपने प्रदेश को आगे बढ़ाना है और अपने परिवार की जो हमारी काम करने की जो क्षमता है उसको आगे बढ़ाना है। क्योंकि सारी चीजें जब देश देखता है, जब देश का जनमानस देखता है, तो मुझे लगता है काम के नाम पर वोट मिलता है, सोच के नाम पर वोट मिलता है। और क्योंकि विपक्ष सिर्फ आरोप लगाने का काम करता है, काम करने का काम तो नहीं करता। क्योंकि देखिए, उनको भी मौका मिला था, भरपूर मौका मिला कि इस देश के लिए और अपने प्रदेश के लिए बहुत कुछ कर सकते थे। कमलेश जी, आरोपों पर हम आएंगे, आरोपों पर भी आगे हम बातचीत करेंगे, ठीक है। मंजू त्रिपाठी जी, कितनी आत्मनिर्भर हो चुकी हैं आप? नमस्कार, मैं यासी जी, आप सभी लोगों को प्रथम नवरात्र की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए। देखिए, अभी लोगों ने कहा कि पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया। अरे मैडम, पिछली सरकारों ने कुछ ना किया होता तो आप यहाँ आज ना बैठी होती। आप सम्मानित है, मेरी बहन है, लेकिन इतना बड़ा ब्लेम ना लगाइए। महिलाओं को आगे बढ़ाया तभी आज आप वहां जाके प्रवक्ता बनी हुई है। सबको संवारने और सुधारने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। देखिए, जहां तक बात आपने कहा कि सत्ता में रहते हुए भाजपा की एक दशक की विफलताएं किसी से छिपी नहीं हुई हैं। जो इनके कृत्य है वो जनता जाग चुकी है। अभी आपने युवाओं से सुना कि किस तरह से वो त्रस्त हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चे किस तरह से परेशान हैं, बेरोजगारी आसमान छू रही है, ग्रामीण भारत गंभीर संकट से जूझ रहा है। कांग्रेस की आर्थिक उदारीकरण लाई और मनरेगा एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के माध्यम से ही सामाजिक सुरक्षा का आवरण बनाया, जो कोविड और उसके बाद के संकट से भारत को बचाने में सक्षम हुआ। इनकी तरह थाली बजाओ, ताली बजाओ, घंटी बजाओ करके कांग्रेस ने देश का विकास नहीं किया कि जी है अंदर तो बीमारी है, हो रहा है बुखार और बजाओ थाली, बजाओ ताली, खाली जुमलेबाजी। मंजू जी, मुझे एक चीज की जो कमी लगती है वो ये है कि मैं अगर उत्तराखंड कांग्रेस की पर्सनली बात करूं तो मुझे जो कमी लगती है वो सबसे बड़ा इशू ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ इस पर फोकस कर रहे हैं कि बीजेपी ने क्या किया और क्या नहीं किया। आप इस पर फोकस ही नहीं कर रहे हैं कि अगर आपकी सरकार आती है तो आप क्या करेंगे, आपका क्या एजेंडा होगा, आप जनताओं को क्या। सिर्फ बीजेपी को
ताने मारकर या बीजेपी को सिर्फ ये कहकर कि इन्होंने कुछ नहीं किया, नाकारा है, बर्बाद कर दिए 10 साल, ये सब कहने से तो जनता को नहीं समझ आएगा ना। आपको ये भी तो बताना पड़ेगा कि हम आपको क्यों चुने बीजेपी को छोड़कर। मैनिफेस्टो में कि हर शिक्षित युवा को 1 लाख रुपए की अप्रेंटिसशिप का अधिकार मिलेगा। बिल्कुल सही प्रश्न आपने किया। मैं एक एक करके आपको सारे, आपको पता ही होगा, अगर आप चाहे तो मैं अपने मैनिफेस्टो नहीं, बिल्कुल नहीं मंजू जी, वक्त को ध्यान में रखते हमारे हुए नियम नहीं, आप ऐसे कि क्या करेंगी? SC/ST प्लान की कानूनी गारंटी हमारी सरकार देगी। किसान कर्ज मुक्ति, कर्ज माफी प्लान प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए परमानेंट आयोग बनेगा। प्लस जो है किसानों की सलाह से नई इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी बनेगी। ये सब तमाम महिलाओं को सुरक्षा दी जाएगी, बेरोजगारी दूर की जाएगी। इनकी तरह नहीं कि जो पिछली सरकार ने विकास किया है, जो सरकारी संस्थाएं बनाई, ONGC बनाया, ISRO बनाया, ये बनाया, वो बनाया, FRI को सब में इन्होंने सबको बंद करने का, BSNL जैसी संस्था को सबको बंद करने का काम किया। जो विकास हुआ था खाली सबको सता के ED CBI का सहारा लेके सबके गले पे तलवार लटका के इलेक्टोरल बॉन्ड में सबसे आगे ये सरकार है और कुछ भी नहीं है बीजेपी। जनता से धोखा करना, जुमलेबाजी करना, ये इनकी नीति और नियत दोनों है। इससे जनता त्रस्त हो चुकी है। ठीक मंजू जी वापस आएंगे। PC थपलियाल जी का रुख कर लेते हैं। थपलियाल जी, लोकसभा चुनाव तो अब नजदीक आ गए हैं, UKD का क्या रुख है? UKD की क्या इसको आगे लेकर जो एजेंडा है चुनाव को लेकर? देखिए, चुनाव को लेकर जो एजेंडा है उसकी टोकरी लेकर अगर कोई घूम रहा है तो केवल उत्तराखंड क्रांति दल घूम रहा है। और आप एक चीज देखेंगे कि हमारा ध्यान हर चीज पे है। आज जनता जो तय करेगी हमें सर माथे, लेकिन आज इनका, क्योंकि इनके स्टेट लेवल के नेता इतने कमजोर हो चुके हैं कि वे जो छोटे मोटे जन मुद्दे हैं उस पर भी जवाब नहीं दे पा रहे। कोई नहीं, अगर आप बहुत बारीकी से देखोगे तो इनका एक भी उम्मीदवार भाषण नहीं दे पा रहे। तोते की तरह प्रवक्ता यहाँ पे बोलते हैं ना, हम कम कर रहे, कम के आधार पर फलाने के देंगे, राम मंदिर के, यही हारमोनियम बज रही है सारे उत्तराखंड में। अब सवाल उठता है कि हम देख रहे हैं कि जनरल VK सिंह इस समय कोटद्वार में है, और कोटद्वार में अगर जनरल VK सिंह अग्निवीर के सवाल पे जवाब नहीं देता, और अगर वो जो हमारी 1 रैंक 1 पेंशन में जो विसंगति है उस पे जवाब नहीं देता, तो पूर्व सैनिक मालूम नहीं क्या करने वाले हैं उसका। अच्छा ठीक है, थपलियाल जी मुझे जरा 5 मुद्दे बता दीजिए, 5 मुद्दे बता दीजिए जो UKD लेकर चल रही है फिलहाल। देखिए, हमारे जो मुद्दे हैं, अंकिता हत्याकांड सब जानते हैं कि पूरे पहाड़ का एक ऐसा दर्द है कि एक बालिका ने अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया इस पहाड़ की। क्या ये केंद्र का मसला है जी? क्या ये केंद्र का मसला है? मुझे याद है कि अभी पिछली डिबेट में आपने कांग्रेस प्रवक्ता को टोका था और कहा था कि राज्य के मुद्दे अलग होते हैं, केंद्र के मुद्दे अलग होते हैं। ये केंद्र का नहीं मैडम, ये विश्व समाज का। अगर दुनिया में कहीं संवेदनशीलता है तो वो निश्चित रूप से ये बोलेंगे कि इन सरकारों को, आज केंद्र को कान पकड़ना चाहिए था। आज ये लोग किसके सारे बात खड़े हैं? ये मोदी जी के पीछे खड़े हैं। और बहुत भगवान बद्रीनाथ ठीक कर रहा है कि ठीक अंकिता की जो आत्मा है ना, उसके सामने हमारा मोदी जो आग बुझा रहे हैं, बोल रहे थे रुद्रपुर में, मालूम नहीं कौन सी आग बुझा रहे हैं, इनके प्रवक्ता जान रहे हैं, लेकिन वो आग जिस तरह अंकिता की तरफ से उनके सीने पे वहां पे जो एक आघात होता, हम बहुत भगवान पे विश्वास करने वाले लोग हैं, और उसकी आत्मा उसी बनंतरा में आज तड़प रही है, जिसके आगे खुद मोदी आकर भाषण देंगे और पूरे उत्तराखंड को बेवकूफ बनाएंगे। आप ये देखिए, आप ये मत सोचिए कि अंकिता केवल क्षेत्रीय मुद्दा है। हमारा टिहरी डैम की बिजली आज हमारा संवैधानिक अधिकार है मैडम। और ये लोग इतने बौने नेता हैं
कि टिहरी डैम की आज 3 बोलते हैं कि वहां भी केंद्र में सरकार, यूपी में सरकार, उत्तराखंड में सरकार, उसके बावजूद हमें संवैधानिक अधिकार नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे क्या बोलेंगे प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के? मालूम नहीं भगवान जो बोल रहा है कि तुम खुद नौकरी करो। अरे हमारे खेत बंजर पड़ गए, हम किसके कहां जाएं हम अगर नौकरी नहीं करेंगे तो? ये कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा गुस्सा आ रहा है कि जंगली जानवरों ने हमें भगा दिया है पहाड़ से। अब हमारा एकमात्र साधन है नौकरी, और नौकरी में अगली चीज जो हमारा एक सपना होता था वो केंद्र लाया अग्निवीर केंद्र का मुद्दा। ठीक है थपलियाल जी, हम जरा अग्निवीर पर बात करेंगे अभी। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और देवभूमि के चुनावी दंगल में आज हम बात कर रहे हैं राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में 2024 के लोकसभा चुनाव को फतेह करने में लगे हुए हैं। क्या कुछ जनता का मूड है, जनता किस तरीके से रिएक्ट करेगी, क्या राज्य का साइलेंट वोटर इस बार कुछ कड़क बिगाड़ेगा? इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत कर रहे हैं। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और गिरधर शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। गिरधर जी, कैसे देख रहे हैं इस बार के लोकसभा चुनाव को, खासकर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो किस तरीके से और कौन सा दल आपको लगता है कि भारी पड़ सकता है? देखिए यशी जी, जो उत्तराखंड का जो मतदाता है वो हमेशा से राष्ट्रीय मुद्दों पर ही वोट देता रहा है और उसने ज्यादातर जो है कांग्रेस और भाजपा के बीच ही अपना वोट बांटा है। बहुत कम या तो पुराने, मैं 20 साल पुरानी बात कह सकता हूं कि उन्होंने लोकल जो है यूकेडी को, जो जिसको कि सबसे आगे होना चाहिए था, जो मेरी व्यक्तिगत मान्यता है, यूकेडी को सबसे आगे होना चाहिए था, क्योंकि राज्य बनाने में कांग्रेस भाजपा के जो थे ही कार्यकर्ता, लेकिन यूकेडी का एक बहुत मजबूत उसमें रोल रहा है। लेकिन वो आपसी बिखराव, आपसी अहम और आपसी लड़ाई के तहत वो काफी नीचे चलती चली गई और रसातल की तरफ चली गई, और जो मतदाता था वो उससे रूठ करके ये वो कांग्रेस और भाजपा राष्ट्रीय पार्टियों के बीच में ही वो अपना वोट देना पसंद करता रहा है और राष्ट्रीय मुद्दों पर ही वो ज्यादातर टिका रहता है। मैंने ये हमेशा नोट किया है कि वोट जो है, वोट का बिखराव या वोट का बटाव राष्ट्रीय मुद्दों पर ही और भाजपा कांग्रेस के बीच ही रहता है, राष्ट्रीय पार्टियों के बीच भी। आप पार्टी ने भी बीच में जोड़ लगाया, काफी अच्छे ढंग से उन्होंने जोड़ लगाया आप पार्टी ने, और काफी इन्होंने गतिविधियां बढ़ाई, लेकिन फिर भी वो उसमें सफल ना हो सके, क्योंकि मतदाता, चूंकि मैंने शुरू में बताया आपको कि राष्ट्रीय मुद्दों पर रहता है। जहां तक स्ट्रेटजी का सवाल है, इस टाइम जो भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेटजी है वो आप देख ही रहे हैं कि उनकी कितनी बड़ी बड़ी रैली हो चुकी है अब तक, और लगातार नड्डा जी हो, प्रधानमंत्री हो, और भी कई नेता लगातार आ रहे हैं, और जबकि अन्य पार्टियों के लोग अभी आने का प्रोग्राम बना रहे हैं। तो ये कहा जाता है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर कोई स्थिति अगर ऐसी बन जाए और अगर यही स्थिति रही और इसी तरह की कोई अगर सोच रही, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनाव कैंपेन पन्ना वाइज, बूथ वाइज और मंडल वाइज और प्रदेश वाइज जो ये स्ट्रेटजी है इनकी, तो ये काफी अच्छी स्ट्रेटजी मानी जाएगी। मैं वोटर की बात नहीं कर रहा, स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ। स्ट्रेटजी वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की अभी काफी आगे चल रही है। कांग्रेस को इसको अपना और अच्छे ढंग से, बहुत तेजी से, प्रत्याशी बहुत अच्छे हैं कांग्रेस के, इसमें दो राय नहीं है। कांग्रेस प्रत्याशी जो है अनिल बरूनी के खिलाफ भी जो अपने गोदियाल जी हैं, बहुत अच्छे प्रत्याशी उन्हें मैं मानता हूं। अपने हरीश रावत जी के बेटे विजेंद्र रावत जी हैं, ऐसे ही अन्य प्रत्याशी भी जितने भी हैं बहुत अच्छे ढंग से, जोत सिंह गुलसोला जी हैं, बहुत पुराने नेता हैं। तो ये है ना, जोशी जी हैं, प्रदीप टामटा जी हैं, अगर ये सब आपस में स्ट्रेटजी बना के चले। अब आप देखिए हरीश रावत जी एक ही जगह फंसे हुए हैं हरिद्वार में। सबसे बड़े नेता अगर इस टाइम उत्तराखंड में कोई है तो हरीश रावत है। अब वो सिर्फ हरिद्वार को फोकस करे हुए हैं, अभी तक वो किसी भी और जगह पर नहीं गए हैं, ना वो पौड़ी गए हैं, ना टिहरी गए हैं, ना अल्मोड़ा गए हैं। तो कैसे काम चलेगा जब सबसे बड़ा और वहां से बैठ कर बयान भी तो दे रहे हैं कि कांग्रेस आलसी हो गई है, वो उन्होंने कहा, और वो बयान बल्कि कांग्रेसियों ने भी उसका विरोध किया। और धीरे धीरे आप देखिए कि दिनेश अग्रवाल जैसे जिनको कि कांग्रेस ने सब कुछ दिया और कांग्रेस पार्टी में ही रहे, ऐसी असल में क्या है कि कांग्रेस पार्टी ये मंथन नहीं कर रही है कि हमारे लोग छोड़कर क्यों जा रहे हैं।
ये नहीं कि वहां सत्ता है या मोदी है, ऐसा नहीं। आखिर उनमें भी तो कुछ कमी होगी जो कांग्रेसी छोड़ कर जा रहे हैं, जो कि कांग्रेसी, सारे कांग्रेसी ऐसे तो नहीं हो सकते। दिनेश अग्रवाल जैसा कांग्रेसी जो इतना बड़ा नेता रहा हो कांग्रेस का, जो जिलाध्यक्ष उस टाइम रहा था जब यूपी, डराया धमकाया जा रहा है भाई, ईदी बैठाई जा रही है। क्यों डर रहे हैं वो डर क्यों रहे हैं? जिसके अंदर दाल में कुछ अकाला है, जिसकी तो कांग्रेस मेंटेलिटी होगी वो नहीं जाएगा, जिसके अंदर कोई चोर होगा वो जरूर जाएगा। वो आपने सही बात की, कांग्रेस के अंदर कुछ ना कुछ चोर रहा होगा पुराने, जिन्होंने अपने जब वो सत्ता में रहे होंगे तो उन्होंने कुछ गलतियां की होंगी, कुछ पाप किए होंगे, कुछ ना कुछ चोरी की होंगी, तो वो उसी से डर रहे हैं ना। तो आखिर कांग्रेसियों ने ऐसा क्यों किया? क्यों उन्हें सरकार में बना कर रहे हैं ना? हाँ कर रहे हैं, क्यों उन्हें आने दीजिए सरकार। जब उन्होंने किया था कांग्रेसियों ने, जो डर रहे हैं उनको मंत्री पद से क्यों नहीं हटाया तब? मेरा मतलब देखिए, आप अपनी बात को ही कंट्राडिक्ट मत करिए, क्योंकि देखिए गलतियां हर एक से होती हैं और पाप भी हर एक से होते हैं, लेकिन उसको इस तरह से चले जाना या डराना, मैं तो समझता नहीं कि इस तरह से कांग्रेस, इस तरह तो पूरी कांग्रेस जा रही है। 1 लाख कुछ लोग जा चुके हैं भाजपा में, और कांग्रेस बहुत विपक्ष का होना बड़ा जरूरी है। ये लोकतंत्र की परंपरा है कि अगर विपक्ष नहीं रहेगा तो बताइए क्या 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 अराजक नहीं हो जाएगी सरकार? ठीक है, क्या तानाशाह नहीं हो जाएगी? तो इसलिए विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है। हाँ, वापस आते हैं आपके पास। मंजू त्रिपाठी जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? देखिए, इस तरह से किसी के भी पीछे लग जा रहे हो, किस तरह से कौन जा रहा है। अगर मैं कहती हूँ जो सच्चा कांग्रेसी होगा, जिसके अंदर लालच बिल्कुल नहीं होगी, और जो जिसकी विचारधारा सिर्फ कांग्रेसी और सिर्फ कांग्रेसी, वो कभी छोड़ के नहीं जाएगा। किसी ने अपनी नहीं तो देखिए ना मंजू जी, अभी बहुत स्पष्ट बात गिरधर जी ने कही, तो इसका मतलब है ना कि आपके मन में चोर है। इसका मतलब है कि आपके मन में चोर है, आपने चोरी की है, इसलिए आपको डर लग रहा है। मेरे अंदर मुझे क्यों डर लग रहा है? नहीं, मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ। 98 से कांग्रेस में हो। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो छोड़ कर जा रहे हैं। आवाज नहीं है। मंजू जी, आवाज आ रही है आपको? आवाज। हाँ मंजू जी, मैं ये कह रही हूँ कि मैं आपको नहीं कह रही हूँ, मैं उन लोगों को कह रही हूँ जो कांग्रेस छोड़ कर जा रहे हैं। सॉरी, मुझे आवाज नहीं आई आपकी। मंजू जी, एम आई ऑडिबल? आपको आवाज आ रही है? यस। ठीक है मंजू जी, देखिए मैं यही कह रही हूँ कि आपको नहीं कहा जा रहा है, ये उन लोगों को कहा जा रहा है जो लोग कांग्रेस छोड़ कर जा रहे हैं, और ये उनके लिए कि इसका मतलब है कि उनके मन में चोर है, या उन्होंने चोरी की है, या उनको लगता है कि ईडी सीबीआई उनको अरेस्ट कर सकती है, या उन्होंने ऐसे कुछ काम किए हैं। जाहिर है फिर तो, और ये अगर घोटाले भ्रष्टाचार में लिप्त रहे होंगे तो फिर ये किसकी सरकार में रहे होंगे? आप ही की सरकार में रहे होंगे ना। बिल्कुल, किसी जो सच्चा सिपाही होगा कांग्रेस का, जो कांग्रेस की विचारधारा का होगा और जो लालची नहीं होगा, वो कभी भी अपनी पार्टी छोड़ के नहीं। देखिए, दुख सुख कभी हम सत्ता में, कभी विपक्ष में, कभी वो विपक्ष में इतने वर्षों तक, कभी वो सत्ता में। घर में अगर थोड़ी बहुत कोई बात हो जाती, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप परिवार छोड़ के जा रहे हो। बोलते हैं ना कि इंसान जब अपने घर का नहीं हुआ तो देश का क्या होगा। तो इस तरह से ऐसे लोगों पर अगर जनता विश्वास करती है तो वो गलत करती है। जो इंसान वो है ना कि जो थाली का बैगन होता है ना, उसी तरह इन लोगों की हालत है। तो ये लोग कभी पक्के कांग्रेसी हो ही नहीं सकते। और जहां आने जाने की बात लगी रहती है सब जगह, आप देखिए वीरेंद्र चौधरी जी अपनी पत्नी और हजारों कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया। कभी वो कांग्रेस में थे, भाजपा चले गए। तो जो लोग मौका परस्त होते हैं, मौकाटेरियन जिसको कहते हैं, उनका कोई ईमान धर्म नहीं होता है अपना घर छोड़ने में। मंजू जी, मैंने कई लोगों के रिएक्शन सुने, आम जनता के रिएक्शन सुने, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उनका क्या कहना है। उन्होंने कहा कि हम अगर बीजेपी को नहीं चुनते हैं या हम बीजेपी को वोट नहीं देते हैं तो हमारे पास विकल्प क्या है। और ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसका मतलब है कि कांग्रेस अपने आप को प्रूव नहीं कर पा रही है कि हम एक विकल्प के तौर पर हैं। आप भले ही ये कहते हैं कि नहीं आप कह रही हैं, लेकिन ये जनता का कहना है, और मैंने कई लोगों को सुना ये कहते हुए। देखिए जो है भाजपा वाले, मैंने आप कहा नहीं कि जुमलेबाजी में इतने माहिर है कि जुमले रोज फेंकते, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे धरातल पर। इतना जब देश आजाद नहीं हुआ था तो एक एक मुट्ठी अनाज मांग के ये पार्टी ऐसी है, इतना त्याग करके इस देश को आजादी दिलाई। इतने वर्षों तक देश में था क्या? सूखा इस देश में पड़ता था, पानी की समस्या थी, सब कुछ था, लेकिन हम कांग्रेसियों ने ही, हमारे पूर्वजों ने इतनी मेहनत की कि इस देश को आगे। ये तो 10%
वर्षों से इन्होंने अपनी औकात दिखा दी, गले गले के अंदर भ्रष्टाचार में लिपटे हुए हैं। 10 वर्षों में इलेक्टोरल बॉन्ड आपने देखा सबसे ज्यादा इनका, अपने उद्योगपति मित्रों को ही अमीर बनाए जा रहे हैं, गरीब। और जहां तक बात है जिन्होंने सैनिकों में, हर डिबेट में, हर चैनल के माध्यम से कहती हूँ कि जिन्होंने अपने देश के सैनिकों को नहीं छोड़ा, मैडम ईडी सीबीआई नेताओं के खिलाफ बैठा लेते हैं, लेकिन पुलवामा में शहीद हुए 39-41 लोगों के बारे में आज तक इनके पास वो प्रूफ नहीं कर पाए। आज तक उनके परिवार की इनको चिंता नहीं है, उसको नहीं फास्ट ट्रैक पे चलाया। तो इनकी जो मर्जी करती, वो दादागिरी कहते हैं, तानाशाही की सरकार है, हिटलरशाही की सरकार है, मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। ठीक है, देश हित में, जनता हित में ये काम नहीं कमलेश जी, करते। तानाशाही की सरकार है, हिटलरशाही हावी है, साथ ही साथ अग्निवीर योजना, उत्तराखंड के लोग ज्यादा से ज्यादा फौज में भर्ती होते हैं और अग्निवीर योजना काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। कमलेश जी, पहले आपका रिएक्शन, फिर थपलिया जी आती हूँ मैं आपके पास। देखिए, अग्निवीर में मैं याची जी एक बात बोलना, जो आरोप मेरी बहन ने लगाए हैं, अब जरा मैं समझती हूँ कि ये भी संयमता से सुनेगी जिस तरह से मैंने सुना है। कांग्रेस, मैं सिर्फ एक सवाल इनसे पूछना चाहती हूँ कि इनकी पार्टी के अंदर देश की प्रधानमंत्री पहली वो महिला रही, पार्टी की 23 साल तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रही सोनिया गांधी जी, और यूपीए की सरकार में रहे वो। आप मुझे ये बताइए, सिर्फ एक सवाल मेरा मंजू जी से है कि जो महिला आरक्षण की बात ये करते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, प्रियंका गांधी जी ने जो एक बहुत बड़ा नारा दिया था, क्या उस नारे को ये पूरे देश के अंदर साकार कर पाए? दूसरी बात, अभी तक आप ये बताइए कि जिस पार्टी की प्रथम महिला प्रधानमंत्री रही हो और 23 साल तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हो, वो अभी तक एक महिला आरक्षण बिल पास नहीं करवा पाई। 2 बार 70 साल 60 साल तक राज करने के बावजूद महिलाएं जो है इसमें जूझती रही। आप ये बताइए, महिलाओं की देश के अंदर आधी आबादी को आपने क्या दिया, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए आपने क्या दिया? हाँ, एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि मंजू जी जो अभी आरोप लगा रही थी, ये बौखलाहट है इनकी कांग्रेसियों की, कि ये बौखलाहट में क्या बोल जाते हैं इनको खुद ये पता नहीं रहता। ठीक है, अग्निवीर पर स्टेटमेंट दे दीजिए ना प्लीज, अग्निवीर पर बात कर लीजिए जरा। क्या अग्निवीर योजना जो है वो, समय दीजिएगा, मुझे भी पूरा समय दीजिएगा। कमलेश जी, अग्निवीर पर भी तो बात करिए ना अभी। जो कांग्रेस से जो लोग जा रहे हैं, इन्होंने कहा कि उनमें कुछ ना कुछ कमियां रही होंगी, यानी कि भ्रष्टाचार किया होगा, यानी कि जो 55 साल तक दिनेश अग्रवाल जी इनके यहाँ रहे तो वो भ्रष्टाचारी बन के रहे ना, तो इन्होंने भ्रष्टाचारियों को शरण दे रखी थी, इसका मतलब ये भ्रष्टाचारियों को पाल रहे थे अब तक। अगर वो वहां से अपनी, तो अब आप पालेंगे उनको, में जा रहे हैं दूसरे, अब आप पालेंगे उनको धुलेंगे, वॉशिंग मशीन में धुलने जा रहे हैं। 55 साल में कांग्रेस में पार्टी है जिसने, एक सेकंड मंजू जी रुकिए जरा। मुझे मंजू जी, आप बहुत सीनियर हैं, संयमता से सुनेगी तो अच्छा लगे। आपके बीच में इंटरप्ट नहीं किया मैंने, बिल्कुल भी नहीं किया। आपने कहा कि हमारे यहाँ जो लोग हैं, इसका क्या मतलब हुआ? अगर दूसरे दल में जाता है व्यक्ति तो क्या वो भ्रष्टाचारी कहलाता है? इसका मतलब आपने शरण दे रखी थी। दूसरी बात, हमने कहा कि अगर हमने देश के लिए काम किया है, हमने महिलाओं के लिए काम किया है, हमने युवाओं के लिए काम किया, प्रदेश के लिए काम किया, तमाम उन वर्गों के लिए काम किया जो 19 तारीख को इसका जवाब देंगे। और जब 4 जून को रिजल्ट निकलेगा, क्योंकि मैं बाकी मुद्दों में फंसना नहीं चाहती, क्योंकि ये राष्ट्र का चुनाव है, ये देश का चुनाव है, किसी क्षेत्र का चुनाव नहीं है पर्टिकुलर की मैं क्षेत्र की योजनाओं पे उलझ जाऊं या वहाँ के मुद्दों पे उलझ जाऊं। देश नहीं, अब आप मुझे सुनिएगा, देश का चुनाव सब कुछ है, लेकिन क्या नहीं क्या अग्निवीर देश के लोग नहीं है? देश की सेना देश की नहीं है। हम गंभीर है और हमने उनको खड़े हमारी आपकी रक्षा कर रहे हैं, उसमें मुद्दा नहीं है। वो कोर्ट देखेगा, वो कांग्रेस नहीं देखेगी, वो हम नहीं देखेंगे, वो कोर्ट देखेगा। मैं मानती हूँ कि जो अंकिता बहन हमारी है, उसके साथ हम सब खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर उसकी हर तकलीफ में। लेकिन आज तक क्या किया? इन विपक्षियों ने उसकी आत्मा को इतना कचोट दिया बहन की कि हर रोज उसको मारने का काम। अगर उसके न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, आत्मा कचोट नहीं है, तो हम अंकिता की लड़ाई हम लड़ेंगे। आपकी आत्मा कचोट नहीं है, महिला होके एक एक करके बात करें प्लीज, एक एक करके। मंजू जी, मेंटेन द डेकोरम ऑफ द डिबेट, इट्स नॉट योर टर्न। महिलाओं का अपमान हम नहीं सहेंगे, बिल्कुल नहीं सहेंगे। अगर हम उसके न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं मैडम, और किसी की आत्मा कचोट रही है, हम उसको न्याय दिलाने की बात करें, जहाँ तक कह रही है कि हम मंजू जी बीच में इंटरप्ट नहीं करिए, बीच में इंटरप्ट नहीं करिए। शब्दों को जरा
संयमता से रखे तो ज्यादा अच्छा होगा। टीवी डिबेट में बैठी है, देश देख रहा है, राष्ट्रीय पार्टी की प्रवक्ता है, इतना तो समझ लीजिए आप। नहीं तो वही तो बता रहे हैं कि अंकिता के लिए खुद गिर सकती है मैडम, आप अपने ही शब्दों में खुद गिर जाती है। अगर हमने काम नहीं किया होगा, हमने कहा 19 अप्रैल को जो रिजल्ट आएगा, 4 जून का जो रिजल्ट आएगा आपको पता लग जाएगा। और आपने कहा कि हमने क्या किया, अरे हमने तो आप ही की योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। 370 आपने किया, हमने हटाने का काम किया। 3 तलाक आपने शुरू किया, हमने देने का काम किया। हमने यूसीसी देने का काम किया, हमने महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। आप ही की योजनाएं तो है वो। मनरेगा में हम अगर आगे बढ़ा रहे हैं उन लोगों को, तो आप ही की तो योजना है, तो फिर दर्द क्यों है आपके पेट में इस बात का? अगर हम आप ही की योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं तो तकलीफ किस बात की है? आपको भी मौका मिला, भरपूर मौका मिला यूपीए की सरकार की 2-2 बार कि महिलाओं को आगे बढ़ाने का आप काम करते। अगर आप कहते हैं कि वाकई टेक्नोलॉजी आप लाए थे, ये टेक्नोलॉजी जहां पर आज मैं बैठी हूँ वाकई राजीव गांधी जी की देन है, बिल्कुल धन्यवाद है उनका कि वो ये टेक्नोलॉजी लाए। लेकिन क्या इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए जो आपने कहा विरोध किया, आपने उसमें आगे कुछ करने का काम किया, ये कौन लाया? ये तो मोदी जी लाए ना। तो आप ही की योजनाएं तो बढ़ा रहे हैं, तो तकलीफ किस बात की है? कांग्रेसियों को समझ में नहीं आता। कम से कम ये तो सोचो कि आपकी वो जो बुनियाद थी उसको आगे बढ़ाने का काम कर दिया, उसको आगे तक ले जाने का काम कर दिया। लेकिन अगर आप बार बार ये कहेंगी कि प्रदेश की नहीं, मुझे आप बोलने देंगे याशी जी, ठीक है कमलेश जी अब सुन लीजिए जरा, रुकिए मंजू जी, ये डिबेट सिर्फ कमलेश रमन और मंजू त्रिपाठी के बीच नहीं हो रही, और भी 2 लोग हैं यहाँ पर। रुक जाइए जरा। पीसी थपलियाल जी, आप अपनी बात को पूरा करिए, बाकी सभी को म्यूट करिएगा प्लीज। पीसी थपलियाल जी, सबसे बड़ी समस्या जो है कि अगर आप लद्दाख में सोनम वांगचुक को देखेंगे, जो उसने बोला, फौजी होने के नाते मेरे को इतनी चिंता हो गई कि उसने कहा कि चीन हमारी अंदर जमीन पे आ गया है। देखो वांगचुक झूठ नहीं बोलेगा, मतलब वो उसने चारागाहों से वहां से प्रसार कराया और बोला कैसे करें, फौजियों के तो हाथ बंधे हैं क्योंकि इनके केंद्रीय नेता झूठ बोल रहे हैं। और सचमुच भगवान इस धरती पे, भारतवर्ष अध्यात्म धरती है और झूठ बोलना एक बहुत बड़ा पाप है। और इन पापियों को फिर भी मतलब इतना आगे बढ़ रहे हैं, धन्य हो। जहां तक आपने एक सवाल किया था कि लोग इधर, अभी आपने बोला कि लोग बोल रहे हैं कि विकल्प नहीं है, लेकिन मैडम हम लोग स्वयं में ये समझने लग गए थे कि शायद जैसे आपने बोला कि यही सच है। लेकिन जिस दिन गोदियाल ने नामांकन भरा, जिस दिन टोपी पवार ने नामांकन भरा और जनता जिस तरह से उमड़ के आई, हम बहुत चका, क्योंकि जनता सब कुछ देख रही है, जनता सब कुछ समझ रही है। हमने उत्तराखंड क्रांति दल में बहुत बड़े बड़े सक्षम लोगों को जब मैंने अप्रोच किया, अपने दोस्तों को, कि तुम क्यों उत्तराखंड क्रांति दल में नहीं आते, उन्होंने बोला थपलियाल जी हमने अपना व्यवसाय चौपट करना है क्या? मैं बहुत जीता जागता उदाहरण, जो रामचंद्र नौटियाल जी के सीधे कनेक्शन थे सोनिया गांधी से, उनको भी कांग्रेस छोड़नी पड़ी। मतलब इस तरह से छोड़नी पड़ी। वो बोले मेरा केवल पूरा उदाहरण है कि ये लोग, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बिलो द बेस्ट राजनीति कर रही है, बिलो द बेस्ट। ये बहुत बड़ा थपलियाल जी, मुझे एक बात बताइए, एक बात बताइए कि अगर आप किसी चीज में संलिप्त है, मुझे एक बात बताइए, अगर आप किसी चीज में संलिप्त है, आप भ्रष्टाचार में आप 2 नंबर की कमाई करते हैं या आपके पास भ्रष्टाचार का पैसा है, तो क्या ईडी सीबीआई की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंगली? और अगर वो होती है तो फिर आप ये कह देंगे कि नहीं वो तो डर दिखा रहे हैं, उनको अपनी पार्टी में ले रहे हैं? होनी चाहिए, लेकिन हमको लगनी चाहिए कि यार क्या गजब की ईडी है ये, ना तो गणेश जोशी को छोड़ रही है और ना वो गामा को छोड़ रही है। वाह मेरी ईडी, मतलब गणेश जोशी का एफआईआर दर्ज है, एक रिस्पेक्टेड एडवोकेट ने किया हुआ है और एक रिस्पेक्टेड कार्यकर्ता ने इस 300 करोड़ का ये जो घोटाला नगर निगम ने किया होर्डिंग का, वो उन कहां कर रहे हैं मैडम? इनका 60 करोड़, ये तो खुलेआम, ये तो ये सोच रहे हैं कि हमने धर्म के नाम पे एक पट्टी बांध दी है जनता की और उस पट्टी का फायदा उठा के डांस कर रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं
कि 11 तारीख को देखना जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री विचलित होंगे ऋषिकेश में, मेरा नाम बदल देना अगर ये ना हो। मैं बोल रहा हूं, आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से बोल रहा हूं कि उसकी आत्मा, जिसको ये बोल रहे थे कि हम वो कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बोल रहे कि सारे भाजपा के नेता इन्वॉल्व थे। भाई उसमें सभी जो वीआईपी है उसका नाम नहीं बताएगी कमलेश। कर रहे कोर्ट कर रहा है। अरे एक छोटा सा जनता चाह रही कि उस वीआईपी का नाम बता दो। उस दिन 16-17 सितंबर को कौन दरिंदे वहां बैठे हुए थे जब इसकी कत्ल हो रहा था इसका? ये नहीं बताएंगे कि किस तरह, मतलब आप ये देखिए कि हमें दुख नहीं होगा इस बात का कि इस तरह की बातें करके अग्निवीर, जो आपने उदाहरण दिया, अग्निवीर जो पहाड़ के बच्चे थे ना, उनका हमेशा सपना होता था कि हम फौज में भर्ती होंगे। वो यहाँ नौकरी रिस्क, यहाँ देहरादून नहीं आते थे। आपने देखा होगा कि नौकरी बेचने वाले सारे भाजपा के नेता हैं कि नहीं है। और आपने देखा होगा कि वो हाकम सिंह को पवार के खिलाफ खड़ा करके बेशर्म थे। हाकम सिंह को जनता के बीच में। ठीक है थपलिया जी, होल्ड ऑन। कमलेश जी अनम्यूट कीजिए और अपनी बात को फटाफट पूरा करेगा कम शब्दों में, और उसके बाद गिरधर जी आपके पास आते हो। देखिए थपलिया जी जो इतने बड़े आरोप लगा देते हैं करके अग्निवीर पे और तमाम बाकी सब चीजों पे, अग्निवीर के बारे में मैंने उस दिन भी बताया था और मैं आज भी बताना चाहती हूँ कि यहाँ किसी के अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। अग्निवीर में अगर वो जा रहा है 17 साल की उम्र में, तो 21 साल की उम्र में जब वो बिल्कुल परिपक्व बनकर आ रहा है तो उसको पुलिस में जाने का मौका मिला, उसको पैरा मिलिट्री में जाने का मौका मिल रहा है, उसको मल्टी कंपनियों में जाने का मौका मिल रहा है जहां पर एक्सपीरियंस होगा उसके पास और उसको और ज्यादा स्कोप मिलेगा नौकरियों में। लेकिन ये लोग गुमराह करने पे लगे। विपक्ष केवल अग्निवीर के माध्यम से सिर्फ प्रदेश की जनता से संपत्ति लेना चाहते हैं। एक बार बताइए मुझे, केवल उत्तराखंड क्रांति दल इसका विरोध कर रहा है, केवल कांग्रेस विरोध कर रही है, अन्य जो राज्य हैं और भी राज्य उत्तराखंड के अलावा, और बताइए तपलिया जी कहाँ पर अग्निवीर का विरोध हो रहा है? आप मुझे बता दीजिए। हरियाणा में हो रहा है। आकर के ये कह रहा है कि हमें अग्निवीर से तकलीफ है। कौन युवा ये कह रहा है हमें तकलीफ है? अरे आपको नहीं मालूम पड़ रहा, उसको पैसा मिल रहा है, उसको आगे नौकरी मिल रही है तमाम। यहाँ से जब वो 21 साल की उम्र में निकलेगा वहां से बिल्कुल परिपक्व होकर के, तो उसे नौकरी मिलेगी, पुलिस में परिपक्व। 21 साल का बच्चा परिपक्व। ओहो अपने आगे कब चाहेंगे? मैं बताता हूँ आगे बढ़े। आप तो कभी भी नहीं चाहेंगे क्योंकि आपने खुद पहाड़ से पलायन करके देहरादून के अंदर बैठे हैं यूकेडी। आप बताइए ना कितना पहाड़ पे। मैडम इनका जवाब मेरे पास है। ठीक है थपलिया जी फटाफट जवाब दीजिए, मुझे गिरधर जी का भी रुक करना है प्लीज थपलिया जी फटाफट। ये लोग झूठ का पुलिंदा लेके घूमते हैं, 10 साल से सत्ता में है, और जो हम लोग फौजी रिटायर होके आ रहे हैं, हम दर की चौकीदारी। मंजू जी अनम्यूट कर लीजिएगा। ये उनको देंगे, ये उनको नौकरी देंगे और हमको नहीं देंगे। ये जो परंपरागत फौज से। ठीक है मंजू जी अनम्यूट कीजिएगा खुद को, फटाफट अपनी बात बोलिए प्लीज। मंजू जी। मैडम हम जी 35-36 साल में हाँ जी मंजू जी कंटिन्यू करिए। और उन रिटायर वालों को तो ये नौकरी दे नहीं पा रहे। अरे अग्निवीरों को देंगे ये नौकरी? ये मतलब कितने झूठे हैं। मतलब ये 10 साल से कितने। चलिए ठीक है ठीक है थपलिया जी होल्ड ऑन प्लीज। मंजू त्रिपाठी जी अनम्यूट कीजिए। मंजू जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। हमारी आवाज? जी यासी जी सेना के बारे में मुझे कमलेश जी अगर नहीं बताए तो बहुत अच्छा हो। मैं खुद एक सैन्य अधिकारी की पुत्री हूँ, मुझे पता है सेना की क्या मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं। कह रही हैं कि सेना में हम ये आज आप ये सोचिए कि आपको याद होगा कमलेश जी बीच में इंटरप्ट मत करिए, हमारे पास वक्त नहीं है, प्लीज समझिए। में आपको याद होगा कि 4 साल के अंदर एक अग्निवीर की डेथ हो गई थी, उसको शहीद का दर्जा नहीं मिला है, उसको सरकारी एम्बुलेंस उसके घर उसकी डेड बॉडी लाने को नहीं दिया गया। क्या वो सेना में नहीं था? सैनिक का दर्जा नहीं मिला क्या उसकी डेड बॉडी अग्निवीर की? ठीक है, ये कितने बड़े दुख की बात है। शर्म आनी चाहिए मुझे इस बात पे। और अभी कमलेश जी कह रही है। ठीक है गिरधर जी माफी चाहूंगी मैं, चूंकि वक्त की कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के चुनावी दंगल में हम बात कर रहे थे यहाँ पर आज जिस तरीके से राजनीतिक दल तमाम तैयारियां कर रहे हैं और हर व्यक्ति चुनाव फतेह करने की कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री के भी दौरे हैं। देवभूमि के चुनावी दंगल में फिलहाल इतना ही, और आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, आपको सुना देते हैं। सौरभ भारद्वाज क्या कुछ कह रहे हैं? पता ही नहीं चला। रिकवरी तो हो गई है,
59 करोड़ रुपए की रिकवरी हो गई है। और कोर्ट ने, सबसे बड़ी बात है, उस चीज को एक्नॉलेज किया हाई कोर्ट ने। 2 बातों को हाई कोर्ट ने आज एक्नॉलेज किया। मैं समझता हूं वो हमारी बड़ी जीत है। कोर्ट ने इस चीज को एक्नॉलेज किया कि 59 करोड़ रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से शरद रेड्डी की कंपनियों से भारतीय जनता पार्टी को आया। कोर्ट ने दूसरी बात जो हमारी बहस थी वो एक्नॉलेज तो की कि जो मगुंटा रेड्डी हैं और उनके बेटे हैं, जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सबसे बड़े गवाह हैं, वो मगुंटा रेड्डी भारतीय जनता पार्टी की अलायंस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं सांसद का। ये दोनों चीजें एक्नॉलेज हुई। ये बात और है कि हम उम्मीद कर रहे थे कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी होगी, मगर उसका फोरम और होगा, उस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। केंद्र सरकार क्यों इन्वेस्टिगेशन नहीं कराना चाहती उसके ऊपर? कहे कि ईडी उसको इन्वेस्टिगेट करे और कोई चीज